मेरा नाम उमा टमटार। मैं आज आपके लिए फिर एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि 9 जून को हमारा आबकारी का पेपर है। तो दोस्तों, अपनी सभी लोग अपनी तैयारी में लग जाइए रिवीजन करने के लिए। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए पॉलिटिकल की क्लास लेके आई हूँ। जैसे कि आपको पता होगा पॉलिटिकल हिस्ट्री से हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि पॉलिटिकल को 1 मंथ में कंप्लीट करा दूँ। तो चलो आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। भारत के संवैधानिक विकास को 2 चरणों में बांटा गया है। पहला कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक, ब्रिटिश गवर्नर सम्राट का शासन जिसे कहते हैं, और 1858 से 1947 तक। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को देखते हैं। इसके तहत कंपनी के प्रशासनिक पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण की शुरुआत हो गई थी। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार का यह पहला कदम था। पहली बार भारत में कंपनी के शासन के लिए लिखित संविधान प्रस्तुत किया था। पहले आपके लिए क्वेश्चन बनता है कि पहली बार भारत में कंपनी के प्रशासन के लिए लिखित प्रावधान कब प्रस्तुत किया गया था। तो आप बता सकते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। फिर इस अधिनियम के प्रावधान क्या हैं। इसके तहत द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिलती है। भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी कलकत्ता प्रेसिडेंट के अधीन कर दी गया। पहले जो हमारी थी मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी थी वो अलग अलग गई थी, लेकिन 1773 अधिनियम के तहत इन सभी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था। इस अधिनियम के तहत बंगाल की गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। ठीक है। इसके सदस्य के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था। इस अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई। इसके तहत ब्रिटिश सरकार का कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया था। अब आपके लिए क्वेश्चन बनेगा कि किस अधिनियम के तहत सरकार का कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया था। तो आप आसानी से बता सकते हैं कि 1773 अधिनियम के तहत। ठीक है। अब इस अधिनियम के तहत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसके पहले मुख्य न्यायाधीश जो थे एलिजा एम्पे थे। ठीक है। और इनके अन्य 3 सदस्य जो थे वो चैम्बर्स लिमेस्टर हाइट थे। कंपनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस से निजी व्यापार करने के और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेने पर प्रतिबंध किया था। एक्ट सेटलमेंट 1781। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए 1781 संशोधन अधिनियम पारित किया गया। इसी ही एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाने लगे। अब देखिए, जो 1773 वाले अधिनियम में कमी बेशी रह गई थी उसको पूरा करने के लिए 1781 वाला एक्ट ऑफ सेटलमेंट चलाया गया था। गवर्नर जनरल और इसकी परिषद को सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया था। राजस्व के मुद्दों को भी सुप्रीम कोर्ट के अधीन क्षेत्र से बाहर कर दिया गया था। फिर अब आप ईस्ट इंडिया एक्ट 1784, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत बार पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 ठीक है कब आया था, या 1784 को किस नाम से जाना जाता है। अब देखिए, इस एक्ट को ब्रिटिश पीएम विलियम पिट के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अब देखिए, इस एक्ट को जो है विलियम पिट ने शुरू किया था। इन्हीं के नाम पे ईस्ट इंडिया एक्ट इसका नाम हो गया। इसके तहत ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्य और उसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया था। इसी में पहली बार भारत में कंपनियों के अधीन क्षेत्रों को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। ठीक है। इस अधिनियम के प्रावधान देखते हैं। इसके तहत भारत में दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। बहुत बार क्वेश्चन बनता है कि किस अधिनियम के तहत दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ था। तो आप बताएंगे 1784 के ईस्ट इंडिया एक्ट के तहत। कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया था। राजनीतिक कार्यों के प्रबंधन के लिए इंग्लैंड में 6 सदस्यों में बोर्ड ऑफ कंट्रोल नामक निकाय बनाया गया था। अब देखो, हमारा BOD जो था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वो हमारा 1773 अधिनियम के तहत बनाया गया था। लेकिन BOC जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, वो हमारा 1784 अधिनियम के तहत बनाया गया। इसको हमेशा याद रखना क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन बनता है। फिर है व्यापारिक कार्य बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अधीन किए गए थे। गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई थी। अब जैसे आपने आगे देखा था 1773 वाले अधिनियम के, तो उसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी, 4 थी, लेकिन यहाँ पे घटाकर 3 कर दी गई थी। फिर मद्रास और बम्बई की सरकारों को पूरी तरह से बंगाल की सरकार के अधीन कर दिया गया था। ठीक है। फिर गवर्नर जनरल को प्रांतीय सरकारों को बर्खास्त करने का अधिकार प्रदान किया गया था।
गवर्नर जनरल को देशी राजाओं से युद्ध करने व संधि करने से पहले बीओडी से स्वीकृति लेना अनिवार्य कर दिया गया। अब देखिए, कोई भी गवर्नर जनरल है या राजा है, कोई युद्ध करता है, संधि करता है, वो पहले बीओडी से स्वीकृति लेगा, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से स्वीकृति लेगा, तभी वो संधि कर सकता है, तभी वो युद्ध के लिए सोच सकता है। अब देखिए, फिर हमारा 1793 का अधिनियम। इसके तहत कंपनी के व्यापारिक अधिकारियों को 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। बीओसी के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था की गई। फिर 1813 का चार्टर अधिनियम। कंपनी के अधिकार पत्र को और 20 साल के लिए बढ़ाया गया था। अगर आपसे पूछता है कि कंपनी के अधिकार पत्र को 20 साल के लिए कब बढ़ाया गया, तो 1813 वाला चार्टर अधिनियम ही मैं टिक करना, ठीक है। फिर कंपनी का भारत से व्यापार का अधिकार समाप्त कर दिया गया था। हालांकि चाय और चीन के साथ व्यापार का अधिकार को समाप्त नहीं किया गया था। ईसाई पादरियों को भारत अपने आने व धर्म प्रचार की अनुमति दी गई थी। बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है कि ईसाई पादरियों को भारत आने व धर्म प्रचार करने की अनुमति कौन से चार्टर अधिनियम के तहत मिल गई थी? वो है 1813 चार्टर अधिनियम। फिर भारत में शिक्षा पर सालाना शिक्षा पर 1 लाख का खर्चे का प्रावधान रखा गया। इसके तहत स्थानीय सरकारों को व्यक्ति पर टैक्स लगाने का अधिकार दिया गया था। फिर 1833 का चार्टर अधिनियम। भारत में ब्रिटिश राज्य के दौरान संविधान का निर्माण के प्रथम संकेत एक्ट में ही मिले थे। अब आपको क्वेश्चन बनेगा कि भारत में ब्रिटिश राज्य के दौरान संविधान निर्माण के प्रथम संकेत कौन सा अधिनियम के तहत मिले थे? तो आप बता सकते हैं कि 1833 का एक्ट। इसके तहत गवर्नर जनरल की सरकार को भारत सरकार और उसकी परिषद को भारत परिषद के रूप में जाने लगा था। अब हम देखेंगे 1833 के में जो प्रावधान थे उनको। इसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। भारत की गवर्नर जनरल को सभी नागरिकों और सैन्य शक्तियाँ प्रदान की गई थी। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधि निर्माण का एकाधिकार प्रदान किया गया। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून और नए कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा जाने लगा। अब आपसे सवाल बनता है कि कौन सा अधिनियम के तहत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून और बाद में बनाए गए कानूनों को एक्ट अधिनियम कहा जाने लगा। तो आप बता सकते हैं 1833 अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को पूरे देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग था। कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। अब कंपनी का एकमात्र कार्य ब्रिटिश सरकार की तरफ से भारत पर शासन था। अब जैसे कि हमने पहले 1813 वाले एक्ट में देखा था, उसमें क्या चाय और चीन के साथ व्यापार जो थे उनको समाप्त नहीं किया गया था और सभी अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था। लेकिन 1833 अधिनियम के तहत चाय और चीनी के व्यापार को भी समाप्त कर दिया गया था। अब इसके तहत सिविल सेवाओं के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया था। अब जो हमारा 1833 वाला अधिनियम है, इसके तहत खुली प्रतियोगिता करने का वो कर दिया गया था। इसी अधिनियम में कहा गया था कि कंपनियां भारतीयों को किसी पद, कार्यालय और रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि बीओडी ने के विरोध के बाद इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया था। अब देखो, 1833 वाले अधिनियम के तहत जो था, कंपनी कहा कि भारतीय को भी कार्यकाल या रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा, उनको भी रखा जाएगा। लेकिन बीओडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो था, उनके सदस्यों ने इसका विरोध किया और इस बातों को नकारात्मक करके इन सबको समाप्त कर दिया गया था। फिर गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्यों की नियुक्ति। मेकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। अब जैसे कि पहला हमारा सवाल बनता है कि विधि आयोग का जनक किसे कहा जाता है, तो हम क्या नाम लेते हैं? मेकाले को, ठीक है। भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था। अब आपसे सवाल बनता है कि भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो आप बता सकते हैं कि 1833 के अधिनियम के तहत। फिर 1843 में एलन ब्रो ने दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। दास प्रथा पर प्रतिबंध कब लगा था? 1843 में। उस टाइम पर हमारा गवर्नर कौन था? एलन ब्रो। फिर हमारा 1853 का चार्टर अधिनियम। सिविल सेवाओं की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ कर दिया गया था। तो फिर से उन्होंने यहाँ पे खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ किया गया था। सिविल सेवा भारतीयों के लिए भी खोल दी गई। इसके लिए मेकाले समिति
गठित की गई थी। ठीक है, जो ये सिविल सेवाओं में भारतीयों के लिए खोल दी गई थी, उसके कौन सी समिति के तहत? मैकाले समिति के तहत। बंगाल के लिए उपराज्यपाल की व्यवस्था की गई थी। पहली बार गवर्नर जनरल के विधायिक कार्य और प्रशासनिक कार्य अलग किए गए थे। तो आपके लिए यहाँ से सवाल बनता है कि पहली बार गवर्नर जनरल के विधायिक कार्य और प्रशासनिक कार्य का अलग कौन से अधिनियम के तहत किया गया? तो आप बता सकते हैं कि 1853 के अधिनियम के तहत। विधि सदस्यों को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य का दर्जा संपूर्ण भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद का स्थापना की गई थी। तो दोस्तों देखिए, मैं आपके बहुत सारी किताबों का निचोड़ लेके आई हूँ। ये मैंने अलग अलग बुक्स से बना रखे हैं नोट्स, जो सभी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप इन सभी को नोट करिएगा। तो दोस्तों थैंक यू। कैसी लगी वीडियो बताइएगा और हम इस वीडियो को कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू।